जय हिंद बच्चों। सिंह सर के मिशन के तहत अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। इसी मिशन के तहत आज मैं आपके पास जो फुल सिलेबस टेस्ट है 15 उसका हिंदी मीडियम में सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। आई होप आपने पेपर बड़ा अच्छा किया होगा। और अगर आपके पास कोई डाउट है तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 25 तक का वीडियो सोल्यूशन बना रहा हूँ। तो आप अपना वीडियो देख के अपने डाउट को दूर भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है न्यूट्रॉन तथा यूरेनियम समस्थानिक के मध्य नाभिकीय विखंडन के संगत निम्नलिखित कौन से नाभिकीय खंड सही है। बेटा नाभिकीय विखंडन में आपने पढ़ा होगा कि जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं तो यूरेनियम अपेक्षाकृत हल्के नाभिकों में टूट जाता है। और जो हल्के नाभिक बनते भी हैं तो वो बेरियम, क्रिप्टन और इसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। कितने निकलते हैं? 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। ये कुछ एक रिएक्शन होती है वहां पे। तो इस आपका ऑप्शन आपका कहाँ पे लिखा हुआ है? 4th ऑप्शन पे लिखा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका सही ऑप्शन आपका होगा 4। कह रहा है कि एक जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक नाभिक की बंधन ऊर्जा 18 × 10⁸ जूल है। तब नाभिक के सभी न्यूक्लियनों का कुल द्रव्यमान तथा उस नाभिक के द्रव्यमान में कितना अंतर होगा। जो ई है डेल्टा एम सी स्क्वायर। बेटा ई आपकी ऊर्जा हो गया, डेल्टा एम आपका द्रव्यमान क्षति हो गया, और सी आपका प्रकाश का वेग हो गया। और यहाँ से अपने को डेल्टा एम निकालना है और ये होगा ई अपॉन सी स्क्वायर। ई आपका है 18 × 10⁸ और सी आपका 9 × 10⁻16। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 × 10 कितना आएगा? -8 आएगा। किलोग्राम में आ रहा है ये सब, और हमारे ऑप्शन माइक्रोग्राम में, तो हिसाब से हमें इसको सेट करना पड़ेगा। तो 20 × 10⁻9 होगा केजी में। अब इसको ग्राम में चेंज करना है तो इसको इस तरह हम लोग लिखेंगे। ये आपका ग्राम बन जाएगा और ये आपका माइक्रोग्राम बन जाएगा। तो इस आपका सही जवाब होगा 20 माइक्रोग्राम, और इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कि हाइड्रोजन जैसे Z बराबर 4 के आयन एक इलेक्ट्रॉन चौथी ऊर्जा स्तर से दूसरी ऊर्जा स्तर में कूदता है, इस प्रक्रिया में उत्सर्जित ऊर्जा होगी। बेटा E बराबर Z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। अब बेटा Z की वैल्यू क्या है? 4 है, 4 का स्क्वायर क्या हो गया? 16। 4 n2 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया। इसको आप कैलकुलेट करिए और ये आने वाला है 3, ये डिवाइड हो जाएगा और ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपका सही जवाब होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक प्रकाशीय माध्यमों के युग्म का आपतन क्रांति कोण 45 डिग्री है, तब प्रथम व द्वितीय माध्यम के अपवर्तनांकों का अनुपात है। बेटा जो साइन सी है वो आपका होता है n2/n1। तो यहाँ से n1/n2 क्या हो जाएगा? 1/sin c हो जाएगा। और c होता है आपका बच्चा क्रांतिक वेग, जो कि प्रश्न में दे रखा है 45 डिग्री। और साइन 45 का मान हम लोगों ने पढ़ा है 1/√2। तो ये आएगा √2:1। और ऐसा कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 पे। कह रहा है नीचे 2 कथन दिए गए। कथन फर्स्ट में बोल रहा है जब एक वस्तु को एक अवतल लेंस के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो लेंस के दूसरी ओर वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनता है। बेटा अगर ये एक अवतल लेंस है, ये एक वस्तु रखी है, तो आप देख पा रहे हो कि जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा अवतल लेंस और फोकस के बीच में बनता है, सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है ना? तो यहां पर क्या है कि जो आपका पहला बोला गया कि जब एक वस्तु को एक अवतल लेंस के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो लेंस के दूसरी ओर वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनता है, बिल्कुल गलत है। अवतल लेंस में हमेशा बीच में ही बनता है। ठीक है? और कह रहा है अवतल लेंस हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ये स्टेटमेंट सही है। तो पहला वाला गलत हो गया, दूसरा वाला क्या हो गया? सही हो गया। और ऐसा ही कुछ लिखा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। करें कि वैज्ञानिक यौगिक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किसी विषाणु का विश्लेषण कर रहा है। बेहतर विश्लेषण में विभेदन क्षमता को सुधारने के लिए उसे करना चाहिए। बेटा बेहतर विश्लेषण के लिए जो विभेदन क्षमता होनी चाहिए वो आपका होता है 2 म्यू साइन थीटा अपॉन अल्फा। अब अगर इसका बेहतर का मतलब विभेदन क्षमता क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, और उसके लिए क्या होना चाहिए, लैम्डा कम होना चाहिए। अब लैम्डा कम हो या म्यू का मान क्या हो, अधिक हो। ये दो तरीके हैं आपके पास, लैम्डा कम हो या म्यू का मान अधिक हो। तो कह रहे फोकस दूरी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, प्रकाश की तरंग बढ़ानी चाहिए, नहीं भैया, प्रकाश की तरंग क्या करनी चाहिए, घटानी चाहिए। कह रहे अभ्रस्त एवं विदर्शक लेंस के बीच के माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ाना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है, और यही ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करेगा, एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ी गई है। प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः 10, 100 व 10 है। ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली के दो श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के चित्रानुसार जोड़ा गया है। निर्गत वोल्टेज V0 है। देखो सबसे पहले जो ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग पढ़ते हैं, फेरों की संख्या अनुपात, प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में जो आपका कुंडली का जो वोल्टेज है, एसी वोल्टेज, उसका रेशियो होगा। N1 आपका 100 दे रखा है, N2 आपका 10 दे रखा है, V1 आपका 220 है, V2 आपका कैलकुलेट करना है। यहां से V2 कितना आ गया, 22 वोल्ट आ गया। मतलब द्वितीय कुंडली में जो वोल्टेज होगा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, वो 22 वोल्ट होगा। अब अगर आप देखेंगे तो ये दोनों सीरीज पर है, तो टोटल नेट रेजिस्टेंस होगा 22 किलो ओम। अब अगर आई निकालना है तो 22 बटा ये एम्पियर आया। तो यहां से V0 बराबर आ गया, V0 बराबर आ गया I इंटू 7 और 1 इंटू 10⁻³ और 7 किलो ओम है, तो 7 इंटू 10⁻³, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपका V0 क्या आ जाएगा, 7 वोल्ट आएगा। और ऐसा कहाँ पे लिखा है, फर्स्ट ऑप्शन पे लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि श्रेणी LCR परिपथ में संधारित्र को C को 4C तक बदल दिया जाता है। अनुनादी आवृत्ति अपरिवर्तित रखने के लिए नया प्रेरकत्व। सबसे पहला चीज जो की कॉन्सेप्ट है अनुनादी आवृत्ति के लिए, ये होता है फार्मूला। अब यहाँ पे क्या है कि आवृत्ति क्या है, बराबर है, तो 1/2 पाई अंडर रूट L1C1, 1/2 पाई अंडर रूट L2C2, ये कैंसिल हो गया। अब देख लेते हैं क्या क्या चेंज किया गया। पहले आपका L और C है, फिर बाद में वो बोल रहा है कि जो C2 है वो C से बढ़ा के कितना हो गया, 4C हो गया। तो बेटा C से C कैंसिल होगा, और 1/√L बराबर 1/4L2, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, L/4। मतलब अब जो प्रेरकत्व होना चाहिए पहले से क्या होना चाहिए, 1/4 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, L/4। L/4 क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पर L/4 होना चाहिए। तो देखिए जरा, जब आपका L/4 होगा तो इसका मतलब क्या है कि उसको कम कितने से करना चाहिए, 3/4L से। पहले L रहा होगा, L से 3/4L कम किया होगा, तो बचा कितना, L/4। तो थोड़ा ऑप्शन लगाते टाइम ध्यान रखना, अगर ये कम कर दोगे कि L/4 से कम किया जाना चाहिए, तो इसका मतलब है जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 3/4L, जबकि आना क्या चाहिए, L/4। तो आपको L माइनस L/4 करना होगा, तब आपका आएगा 3/4L। थोड़ा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, ठीक है, वो भी ट्रिकी। तो ऑप्शन नंबर 3 से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा किसी बहुत लंबी ऊर्ध्वाधर तांबे की नली में इसके अक्ष के अनुदिश एक क्षण चुंबक को विराम अवस्था से छोड़ा जाता है कुछ समय बाद। बेटा एक तांबे की नली है
और इस पे जब क्षण चुंबक को आप छोड़ोगे तो भार वेट कहाँ लग रहा होगा, नीचे की ओर लग रहा होगा। इस पे आपका जो फोर्स लग रहा होगा मैग्नेटिक फोर्स, वो ऊपर की ओर लग रहा होगा। एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये दोनों फोर्स आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और जो क्षण चुंबक है वो एक नियत वेग से गति करने लगेगा, क्योंकि उस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब नियत वेग से गति करेगा तो उसके हिसाब से कौन सा सही होगा, पहला सही होगा। तो 9 का कौन सा सही है, पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किसी क्षण चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। ये वैल्यू आपकी कैपिटल एम बच्चा दे रखी है। इसे 8 × 10⁻² टेस्ला, ये आपका बी दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड के चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया गया। इसे पूर्ण संतुलित का मतलब थीटा क्या हो गया, 0 हो गया। इसे पूर्ण असंतुलित मतलब थीटा क्या हो गया, 180 हो गया, पर घुमाने में किया गया कार्य है। बेटा फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, एम बी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, W बराबर एम बी कॉस 0 माइनस कॉस 180। यहाँ पे एम बी 1 माइनस -1, ये 2 MB हो गया। m 0.5 b, तो ये आपका आ गया 8 × 10⁻² जूल। और ऐसा ऑप्शन दिख रहा है मेरे को थर्ड में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का 3 सही है। ओके चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में फिर एक बार असर्शन और रीजन आ रहा है। करके दो धात्विक गोलों के समान विभव तक आवेशित किया गया। इनमें से एक खोखला गोला दूसरा ठोस है, और कह रहा है कि दोनों की त्रिज्याएं क्या समान है। ठोस गोले पर खोखले गोले की तुलना में कम आवेश होता है। बेटा दोनों धातु के गोले हैं, तो जो आवेश का वितरण हुआ होगा उसके पृष्ठ पर हुआ होगा, और जो पृष्ठ पर हुआ होगा तो पृष्ठ पर जो विभव आया होगा, ये फार्मूला है। अब सवाल के अनुसार दोनों पर जो v है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। दोनों का रेडियस क्या है, सेम है। के तो नियतांक हो गया, तो दोनों पर जो चार्ज रहा होगा वो भी क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। जबकि इसमें क्या बोल रहा है कि ठोस गोले पर खोखले की तुलना में कम होता है। तो ये प्रकृथन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। कह रहे धात्विक गोलों की धारिता गोलों की त्रिज्याओं पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही है। और यहाँ से C प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, R होता है। एक विलगित अगर गोलीय चालक है तो उसकी जो धारिता होगी C प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, R होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो आपका प्रकृथन गलत हो गया, लेकिन कारण क्या है, सही हो। और इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है संधारित्र में परावैद्युत माध्यम वायु है तथा 0.6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली चालक प्लेटें ली गई हैं। जब 12 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल व 0.6 सेंटीमीटर मोटाई की एक परावैद्युत पट्टी इसकी प्लेटों के बीच रख दी जाती है, तब संधारित्र की धारिता समान बनाए रखने के लिए चालक की प्लेटों को 0.2 सेंटीमीटर तक विस्थापित कर दिया जाता है। पट्टी का परावैद्युतांक है, पट्टी का परावैद्युतांक है। बच्चा पार्टी एक बात समझो कि शुरुआत में जो C रहा होगा वो ε0 A/d रहा होगा, ठीक है। इसको हमने D1 ले लिया। अगर हम बाद में भी देखें तो धारिताएं क्या है, समान है, तो C लिखा रहने दिया। ε0 A/d2 - t + t/k, दोनों बराबर हैं। ये बेटा कैंसिल हो गया। देखो शुरुआत में D1 कितना है, 0.6, और T1 कितना है, ये आपका T हो गया 0.6। बाद में इतना विस्थापित कर दिया गया, इतना जब विस्थापित कर दिया गया है तो जो D2 होगा वो 0.6 + 0.2 कितना आएगा, 0.8। ये वैल्यू यहां रखनी है। तो 1/0.6 1/0.8 माइनस 0.6 प्लस 0.6/k, तो 0.6 बराबर 0.2 प्लस 0.6/k। यहाँ से 0.6/k बराबर हो जाएगा 0.4, और k बराबर हो जाएगा 6/4, और ये होता है 1.5। और ऐसा कहाँ लिखा है बच्चा, पहले ही ऑप्शन पर लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका पहला ऑप्शन सही हुआ बच्चा। ओके चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक समतल प्रगामी तरंग y बराबर द्वारा प्रदर्शित की गई है
तरंग की आवृत्ति y बराबर 2 cos 332 पाई t माइनस 2 पाई x, ये हो गया। y बराबर a cos ओमेगा t माइनस के एक्स से कंपेयर किया तो बच्चा ओमेगा क्या आया, 2 पाई। ओमेगा होता है 2 पाई एफ, एफ आपका फ्रीक्वेंसी है बच्चा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, एफ आपका आ गया 330 हर्ट्ज। ऐसा कहाँ पे लिखा है बच्चा, थर्ड ऑप्शन पे लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका थर्ड ऑप्शन सही हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 2 मीटर लंबी डोरी को उसके सिरों पर ठीक किया गया है और इसे 240 हर्ट्ज कंपन करता द्वारा चलाया जाता है। डोरी अपने तीसरे हार्मोनिक मोड में कंपन करती है। तरंग की गति और इसकी मौलिक आवृत्ति है। कौन सा हार्मोनिक बन रहा है, तीसरा। फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, 240। लेंथ क्या है, 2। बेटा आपने फार्मूला पढ़ा है कि जो फ्रीक्वेंसी होता है एफ, वो होता है पी वी अपॉन 2L। ये बच्चा आवृत्ति हो गया। ये लूपों की संख्या है या हार्मोनिक है, ठीक है ना, और यह हार्मोनिक है। तो यहाँ पे तीसरा हार्मोनिक बोला गया है। तो यहाँ पे 240 ये 3 इंटू वी अपॉन 2 इंटू 1, ये आया, ये बच्चा कितना आ गया 80। और ये जब 80 आया बच्चा, अच्छा 2 इंटू, अच्छा लंबाई 2 दे रखी बच्चा, तो ये 80 आया और वी आपका आ गया 320 मीटर पर सेकंड। तो ये 320 मीटर पर सेकंड आ गया। अच्छा ये तीसरा हार्मोनिक है, तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी 240/3 कितनी आ जाएगी, 80 हर्ट्ज। अगर पांचवा बोलता तो 5 से डिवाइड कर देते, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे लिखा है, 320 और 80, फोर्थ पे लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला जा रहा है, सॉरी 15 में क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि एक प्लेटिनम प्रतिरोध ताप मापी के प्लेटिनम के तार का हिमांक बिंदु तथा वाष्प बिंदु पर प्रतिरोध 8 ओम तथा 10 ओम है। प्लेटिनम के तार को 400 डिग्री सेल्सियस ताप के गर्म बाथ में डालने पर प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध है, प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध है। तो बेटा इसके लिए क्या करना होगा अपने को, कि अगर हम यहाँ पे देखें कि प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध क्या है, तो यहाँ पर जो आपको दे रखा है टेम्परेचर, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, कुछ इस तरह का। और यहाँ पे बात करें तो R माइनस हिमांक बिंदु पर कितना है 8 और 10 माइनस 8, ये R के हिसाब से हो गया। अगर हम सेल्सियस पैमाने की बात करें तो 400 डिग्री सेल्सियस है, माइनस इसका भाप बिंदु या हिमांक कितना, सॉरी बर्फ बिंदु या हिमांक कितना होता है 0, और ये हो जाएगा 100 माइनस 0। तो ये R माइनस 8 अपॉन क्या आया 2 आया, ये 4 आ गया, और यहाँ से कैलकुलेट करने पर कितना आ रहा है 16 ओम आ रहा है। और ऐसा कहाँ दे रखा है, सेकंड में दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका सेकंड ऑप्शन सही है। ओके चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखो दो आपको डायग्राम बना के दे रखे हैं और इनमें आपको निकालना है कि x का मान क्या होगा। पहला वाला आपका क्या है, खोखला गोला है, और दूसरा वाला क्या है आपका ठोस बेलन है, और घूर्णन त्रिज्याओं का अनुपात बताना है। घूर्णन त्रिज्याओं का अनुपात बताना है। तो बेटा अगर हम इसकी बात करें गोलीय कोष की, 2/3 mr स्क्वायर, और इसको लिख दिया गया mk1 स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो k1 बराबर क्या आ गया ये। अगर हम ये बात करें तो इस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रहा है उसकी लेंथ के या इसकी खुद की अक्ष के लंबवत है। इसके परिता जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ा है, ये बच्चा होता है। अगर यहीं पे सॉलिड की जगह पे सिलेंड्रिकल सेल होता और इसी एक्सिस में पूछता तो यहाँ पे 4 की जगह क्या कर देते 2 कर देते। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला बच्चा।
अब यहाँ पे देखो जो फिगर देख रहे हो तो जो लंबाई है वो 4r है। लंबाई क्या है 4r है इसकी, तो यहाँ पे हम लोग 4r रख देंगे। तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16r² अपॉन 12 प्लस r² अपॉन 4। अगर एलसीएम ले लिया जाए तो आईसीएम आ जाएगा m और ये आ जाएगा 19r² अपॉन 12। अब अगर ए बी के एक्सिस पूछा गया तो आई ए बी बराबर समांतर अक्षों की प्रमेय लगेगी और ये जो बीच का डिफरेंस है ये 2r है। 19m r² अपॉन 12 प्लस m इंटू 4r²। एलसीएम लिया गया 12 आया 48 और 48 प्लस 19 क्या हो गया 67 mr²। ये आई ए बी आ गया और इसको हम लोग बराबर कर देंगे m के स्क्वायर के। m से m कैंसिल हो गया तो k2 आ गया। अब अगर अपन लोग k1 अपॉन k2 कैलकुलेट करें, r से r कैंसिल हो गया, तो देखा जाए तो ये 12 ऊपर जाएगा, ये 4 आया और ये बन गया 8/67। जरा इसका कंपेयर इसके साथ करिए आप, तो अपॉन में क्या लिखा है x लिखा है, यहाँ पर अपॉन में क्या लिखा है 67, तो x बराबर क्या आ गया 67 आ गया। और ऐसा कहाँ पे लिखा है थर्ड ऑप्शन पे, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका थर्ड ऑप्शन सही है। ओके चलिए, बड़ा ही प्यारा सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 17 का एक छड़ी जिसकी लंबाई l है का एक समान रैखिक द्रव्यमान रो बराबर a प्लस बी एक्स अपॉन एल का होल स्क्वायर दिया गया है, जहां a और b स्थिरांक है और छड़ की जो लंबाई है 0 से l है। आपको द्रव्यमान केंद्र के लिए निकालना है, तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए बच्चा, एक्स सी एम बराबर होता है इंटीग्रेशन एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। लिमिट लगा लेंगे जो भी क्वेश्चन में गिवन होगी। अब अगर रो की बात करें तो ये होता है डी एम अपॉन डी एक्स और ये वैल्यू यहाँ पे दे रखी है a प्लस बी एक्स² अपॉन l², ये चीज। तो यहाँ से डीएम बराबर होगा a प्लस बी इंटू डी एक्स। और अगर देखा जाए तो अब यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी है एक्स सी एम 0 से l एक्स डी एक्स अपॉन 0 से l बच्चा। इसको अगर और सॉल्व किया जाए अब अगर यहाँ पे हम लोग ये देखो ए एक्स है तो ए x² बाई 2 होगा 0 से l प्लस b बाई l² और ये बच्चा l की पावर 4 अपॉन 4 होगा 0 से l अपॉन सॉरी ये x की पावर 4 होगा, ये a ये आ जाएगा x 0 से l प्लस और ये हो जाएगा x³ अपॉन 3 0 से l। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ऊपर आ रहा है a l² बाई 2 और इधर आ रहा है b l² बाई 4 और नीचे आ रहा है a l प्लस b l बाई 3। बेटा सबसे पहले क्या होगा l कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एलसीएम लेंगे तो ऊपर एलसीएम आएगा 4, ऊपर एलसीएम कितना आएगा 4 और बनेगा 2a प्लस b और l से l कैंसिल हो गया तो सिर्फ एक l बच रहा था। नीचे एलसीएम आएगा 3 और ये आएगा 3a प्लस b, तो इसको लिख सकते हो 3/4 2a प्लस b अपॉन 3a प्लस b इंटू l। और ऐसा कहाँ दे रखा है, ध्यान से देखिए ऐसा कहाँ दे रखा है, किस ऑप्शन पे दे रखा है, और ऐसा मुझे दिख रहा है थर्ड ऑप्शन पे दे रखा है, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हुआ। ओके चलिए अगला देखते हैं। हाँ बेटा वो स्मॉल पे था, वो स्मॉल पे था, मैंने कुछ कैपिटल से लिख दिए, वो रिप्रेजेंटेशन है वो सेम ही रहेगा। यहां से बस और कुछ नहीं, लगाने का तरीका बच्चों सेम है ये। और चलिए अगले प्रश्न में।
क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है धरातल से छोड़े गए एक प्रक्षेप की प्रारंभिक चाल u है। गति के दौरान अधिकतम ऊंचाई पर प्रक्षेप की चाल √3/2u है। उड्डयन काल, आपको पता है कि जो अधिकतम बिंदु है वहां पे जो चाल होती है सिर्फ क्षैतिज घटक होता है u cos थीटा, और इसको हम लोग बराबर कर देंगे जो क्वेश्चन में गिवन है √3/2 इंटू यू से u गया, यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ये प्रक्षेप कोण हो गया। और पूछा गया उड्डयन काल। उड्डयन काल फार्मूला होता है 2u sin थीटा अपॉन जी। यहाँ पे अगर वैल्यू रखें sin 30 होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो u अपॉन जी। तो सही जवाब क्या बच्चों? पहला ये। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका सही जवाब है फर्स्ट। ओके, चलिए। कह रहा है कि बर्नियर कैलिपर्स के मुख्य पैमाने का न्यूनतम माप 1 मिलीमीटर है। इसका बर्नियर पैमाने पर 10 भागों में विभाजित है। मुख्य पैमाने के 9 भागों के साथ मेल खाता है। सबसे पहले तो इतने से इस स्टेप तक हमें लीस्ट काउंट निकालना है, अल्पतमांक। तो अल्पतमांक होता है जब आप देखो कि ये भाग और ये भाग में एक का अंतर हो, तो सीधे आप लिख सकते हो मुख्य पैमाने पर एक भाग की लंबाई अपॉन बर्नियर पैमाने पर भागों की संख्या। तो ये सीधे सीधे आपका आ गया 0.1 मिलीमीटर, और इसको आप लिख सकते हो 0.01 सेंटीमीटर। इतना फिगर है। जब जो एक दूसरे को छू रहे हैं तब बर्नियर पैमाने का 7वां भाग मुख्य पैमाने के एक भाग के साथ मेल खाता है, ठीक है। और बर्नियर पैमाने का 0 भाग मुख्य पैमाने के 0 के दाहिनी तरफ होता है। अगर 0 के दाहिनी तरफ है तो ये बच्चा आपकी धनात्मक त्रुटि होगी, तो इससे 0 त्रुटि मिल जाएगी। जब बर्नियर का उपयोग करके एक बेलन की लंबाई मापी जाती है तो बर्नियर का पैमाने का 0.3.1 और 3.2 सेंटीमीटर बीच होता है, और 4th VSD मुख्य पैमाने के एक भाग के साथ मेल खाता है। बेलन की लंबाई, तो देखो जो लंबाई जो यहाँ पे दे रखी है, जो लंबाई होगी 3.1 और 3.2 सेंटीमीटर के बीच में आ रही है, तो कुल मिला के 3.2 तो नहीं है, तो हम ये छोटी वाली वैल्यू लेते हैं कि 3.1 होगी, 3.1 होगी, ठीक है ना। और ये जो बीच में 7वां भाग है 0 दाहिनी ओर है, तो ये आपका पॉजिटिव शून्यांकित त्रुटि, और ये आपका 7वां भाग है, तो यहाँ पे शून्यांकित त्रुटि अगर निकालेंगे तो शून्यांकित त्रुटि निकल के आएगा 7 × 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ये धनात्मक शून्यांकित त्रुटि है। फिर आगे कह रहा है कि 4 VSD मुख्य पैमाने के साथ मेल खाता है। तो सबसे पहले अगर हमें बेलन की लंबाई निकालनी है तो बच्चा सबसे पहले तो हमें छोटी वाली वैल्यू ये लेनी होती है 3.1, क्योंकि यहां तक तो पहुंचा ही नहीं ना, ये इतना कंफर्म है। फिर उसके बाद कहाँ पे 4th पे, तो +4 इंटू लीस्ट काउंट 0.01, फिर माइनस शून्यांकित त्रुटि होता है। अगर धनात्मक शून्यांकित त्रुटि है तो आप माइनस साइन कर दीजिए, और अगर ऋणात्मक शून्यांकित त्रुटि होगा और यहाँ पे दाहिनी तरफ बाईं ओर लिखा होगा तब, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, बस इतना अंतर है। तो ये आपका 3.1 और यहाँ पे आएगा -0.3। जब उसको आप सॉल्व करोगे तो 3.07 सेंटीमीटर आएगा, 3.07 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आपका सही जवाब क्या होगा? 3.07 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 10 सेंटीमीटर लंबाई तथा √7 × 10⁻⁴ मीटर त्रिज्या का एक तार मीटर सेतु के दाहिनी अंतराल में जोड़ा गया है। प्रतिरोध बॉक्स का प्रयोग करते हुए 4 ओम का एक प्रतिरोध बाएं अंतराल में जोड़ा गया तथा बाएं सिरे से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर संतुलित लंबाई प्राप्त होती है। यदि तार की प्रतिरोधकता इतनी हो तो R का मान होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि क्यों ना हम ये देखें कि जो तार जोड़ा गया है उसका अज्ञात प्रतिरोध क्या होगा, और अज्ञात प्रतिरोध अगर S है, अज्ञात प्रतिरोध क्या है, S है, तो उसके हिसाब से हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए मीटर ब्रिज में कि S/R बराबर 100 - L/L। L होता है संतुलित लंबाई कहाँ पे मिल रही है, S आपको कैलकुलेट करना। R कितना दे रखा है, जो प्रतिरोध बॉक्स से आपने निकाला है 4.5, 100 - 60/60,
तो ये हो जाएगा 40/60, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ से कैलकुलेट करने पर आ रहा है S बराबर 3 ओम। तार का प्रतिरोध कितना हो गया बेटा? 3 ओम हो गया। और प्रतिरोध जो S होगा वो रो L अपॉन ए होता है, रो L अपॉन ए होता है। रो विशिष्ट प्रतिरोध है, यही अपने को कैलकुलेट करना है। S की जगह क्या रखेंगे? 3। लंबाई बच्चों कितनी दे रखी थी? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻1। एरिया त्रिज्या ये दे रखी है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर स्क्वायर करोगे तो बच्चा ये आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये इधर आएगा, ये कैलकुलेशन पर आया। ये रो आपका विशिष्ट प्रतिरोध है। और जरा सवाल में देखो विशिष्ट प्रतिरोध क्या दे रखा है, ये दे रखा है। अब अगर हम कंपेयर करेंगे तो पावर पावर सेट हो गई। आर की जगह क्या लिखा है? 66, तो हमारा आर का मान यहाँ पे कितना आ रहा है? 66। ऐसा कहाँ दे रखा है? थर्ड पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा ऑप्शन सही? थर्ड सही। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है एक्स वाई निर्देशांक निकाय के मूल बिंदु 0,0 पर 10⁻6 माइक्रोकूलम का एक आवेश स्थित है। यदि दो बिंदु पी और क्यू क्रमशः इतने मीटर पर स्थित है, तो पी और क्यू के बीच, इससे और इस बिंदु के बीच की दूरी निकालते हैं, आर बराबर। तो ये बच्चा आपको दिख रहा है √6। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं, R2। ये भी बच्चा क्या दिख रहा है अभी आपको? √6 दिख रहा है। देखो दूरियां क्या है? बराबर है। ये दोनों फार्मूले हो गए। देखो Q बराबर ही है, ये नियतांक जब R1 बराबर R2 होगा तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? V2। और जब V1 बराबर V2 हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस हिसाब से आपका सही ऑप्शन क्या है? तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे एक प्रोटॉन किसी परिसर में बिना वेग परिवर्तन के एक नियत वेग से गति करता है। यदि ई व बी क्रमशः वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र हो तो उस परिसर में होगा। निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इस तरह की पॉसिबिलिटीज दे रखी हैं, और इन 4 में कौन कौन से सही होंगे वो नीचे दे रखा है। बेटा आपने ये पढ़ा होगा, मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स, अगर दोनों वहां पे फील्ड है तो, और एफ एम बराबर आपने पढ़ा है क्यू वी क्रॉस बी, क्यू इंटू ई, ये इतने। देखो जब यहाँ पे दोनों फील्ड होते हैं तो जो चार्ज को एक्सीलरेट करने का काम होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, और यहाँ पर वेग नियत है तो इसका मतलब हो गया उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स ना लगे, और इलेक्ट्रिक फोर्स ना लगे या रिजल्टेंट फोर्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। दो पॉसिबिलिटीज है, या तो इलेक्ट्रिक फोर्स 0 हो क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स का ही काम होता है एक्सीलरेट करना, या उस पर नेट फोर्स क्या हो? 0 हो। और फोर्स कितने लग रहे हैं? 2 लग रहे हैं, और ये दोनों फोर्स क्या होते हैं? अपोजिट डायरेक्शन पे। एफ ई और एफ एम क्या होते हैं? अपोजिट डायरेक्शन पे होते हैं प्रोटॉन पे। ठीक, तो यहां पर ये 0 कब होगा? जब आपका ई 0 हो। जब आपका ई 0 हो तो ई 0 वाले दो कंडीशन मिल गए, ठीक है ना। चलो तीसरा ये भी पॉसिबिलिटीज है कि अगर एफ एम बराबर एफ ई हो, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन पर है, तो वहां पर जो ई जो बच्चा आपका वी आता है, जो आपका वी आता है वो आपका कांस्टेंट हो जाता है, नियत हो जाता है इस पे। तो ये तब होगा जब ई भी 0 के बराबर ना हो और बी भी 0 के बराबर ना हो। तो इसके हिसाब से ये सही हो गया। तो अपने पास इस ऑप्शन को, इस मतलब क्वेश्चन को नियत वेग से सेटिस्फाइड करने के लिए 3 संभावनाएं, ए बी और डी। और ऐसा कहां पे लिखा है? ऐसा थर्ड ऑप्शन पे लिखा है, ए बी और डी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका थर्ड सही है। ओके, आई होप का आपका क्लियर हुआ होगा। बड़ा ही प्यारा सवाल था बच्चा, कुछ सोचना था। ठीक है चलिए 23 कह रहा निम्नलिखित परिपथों में कौन सा पश्चिम दिशागत? बेटा ये पी क्षेत्र होता है, ये एन क्षेत्र होता है, और सबको पता है कि अगर पी हायर वोल्टेज पर है, एन लोअर वोल्टेज पर है, तो आपका अग्र दिशक होगा। पश्चिम दिशक के लिए एन क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, और पी क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। ये बेटा फॉरवर्ड बायस है, क्योंकि ये -10 है, ये प्लस, ये फॉरवर्ड बायस है, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो ये 0 है, ये -5 है, तब भी ये फॉरवर्ड बायस पे, ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। ये आपका 2 पे है, ये आपका 0 है, ये अभी भी पी क्या है? हायर वोल्टेज पर है,
तो ये आपका फॉरवर्ड बायस, ये गलत हो गया। अब देखो यहाँ पे +2 है और ये क्या है +5, मतलब जो n है वो हायर वोल्टेज पर है, तो ये रिवर्स बायस पे हो गया, उत्क्रम अभिनत पर हो गया, तो ये आपका सही है। तो उत्क्रम अभिनत का मतलब होता है कि P के सापेक्ष n क्या होना चाहिए, हाई वोल्टेज पर होना चाहिए, और ऐसी पॉसिबिलिटीज कहाँ दिख रही है, फोर्थ पे दिख रही है, तो फोर्थ सही है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है नीचे दो कथन दिए गए, प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग की विमा समान है। बिल्कुल सही है बच्चा, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा बोहर मॉडल में कि कोणीय संवेग L बराबर NH/2 n तो नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है, 2 पाई एक प्योर नंबर है, तो आप देख पा रहे हो फार्मूले में बराबर है, विमा भी क्या होगी, बराबर होगी, तो पहला ऑप्शन तो सही है। रेखीय संवेग और बल आघूर्ण की विमा समान होती है। बेटा रेखीय संवेग किलोग्राम मीटर/सेकंड mL/t-1, और बेटा बल आघूर्ण mL/t-2। देखो इसकी विमा समान नहीं आ रही, जबकि ये पहला वाला सही है, तो आपका पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन क्या है, गलत है। ऐसा कहाँ पे लिखा है, फोर्थ पे लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है 4 ग्राम और 25 ग्राम की दो वस्तुओं गतिज ऊर्जा समान है, उनके रेखीय संवेगों का अनुपात। बेटा P बराबर होता है √2m के, जब गतिज ऊर्जाएं समान हो गई तो P प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, √m, P1/P2 बराबर हो जाएगा √m1/m2। वैल्यू पुट करो तो ये आपका आएगा 2:5, तो सही जवाब क्या है, थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही ऑप्शन है तो आपका क्या है, थर्ड। तो आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक के सोल्यूशन देखे, और अगर कोई दिक्कत हुई होगी तो आप उसका वीडियो देख के आप अपने डाउट को दूर कर पाएंगे। इसके बाद आपका 26 से 50 नंबर तक का जो सोल्यूशन है वो मे भी नैना मैम कराएंगी, ठीक है ना। तो चलिए फिर कभी मुलाकात होगी अगले FST या अगले किसी पेपर के डिस्कशन में। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। गुड इवनिंग बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 to 25 जो है डिस्कशन हो चुका है। अब बिना लेट किए हुए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 26 पे आने से पहले अपने सिंह सर का मिशन कि अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको, इसको साथ में लेते हुए चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 26 नंबर। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, गैसों की श्यानता द्रवों की श्यानता से अधिक होती है। कथन 2, अघुलनशील अशुद्धि की उपस्थिति में किसी द्रव का पृष्ठ तनाव घट जाता है। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। तो बेटा हम पहले क्या देख रहे हैं, हम कथन नंबर 1 देख रहे हैं। तो बेटा कथन 1 से हम देखते हैं, कथन 1 है हमारा गैसों की श्यानता द्रवों की श्यानता से अधिक होती है। देखो बेटा जो हमारे द्रवों के अणु होते हैं वो गैसों की अपेक्षा क्या होते हैं, ज़्यादा सघन होते हैं। ज़्यादा सघन होते हैं यानी ज़्यादा पास होते हैं, ज़्यादा पास होते हैं। और गैसों के जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, दूर होते हैं। चूँकि हमारे जो द्रव के अणु हैं वो पास होते हैं तो उनमें क्या होता है, कोहेसिव फोर्स भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, उनमें श्यानता भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यानी जो हमारा पहला स्टेटमेंट है कि गैसों की श्यानता द्रवों की श्यानता से अधिक होती है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। हमारे द्रव जो होंगे, वो द्रव के जो अणु होंगे वो हमारे ज़्यादा श्यान होंगे, क्योंकि द्रव के अणु जो होते हैं वो पास होते हैं एज कम्पेयर टू गैस। ठीक है, तो ये तो हमारा गड़बड़ हो गया। दूसरा है कथन 2, अघुलनशील अशुद्धि की उपस्थिति में किसी द्रव का पृष्ठ तनाव घट जाता है। ठीक है बेटा, तो बोल रहा है कि द्रव का पृष्ठ तनाव घट जाता है। तो ऐसा कब होता है, जैसे हम लोग फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि अगर हम लोग ने किसी भी द्रव में अगर साबुन को घोला तो क्या होता है, उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि अघुलनशील अशुद्धि की उपस्थिति में किसी द्रव का पृष्ठ तनाव घट जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन हमारा जो कथन 2 है वो बिल्कुल सही है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। तो मेरे ख्याल से यही इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1। कथन 1 जो है हमारा असत्य है लेकिन कथन 2 हमारा क्या है बेटा, सत्य है। तो हमारा ऑप्शन 1 सही हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बेटा हमारा क्या कह रहा है, बोल रहा है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एक प्रकाश विद्युत सेल पर किसी बृहद स्रोत का प्रतिबिंब बनाता है जिससे धारा I उत्पन्न होती है। यदि लेंस को एक समान व्यास तथा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के दूसरे लेंस द्वारा बदल दिया जाता है तब प्रकाश विद्युत धारा होगी। तो बेटा आपसे क्या पूछ रहा है, प्रकाश विद्युत धारा पूछ रहा है। तो बेटा देखो क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो प्रकाश की आवृत्ति के साथ बढ़ती है। ठीक है, और प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर विद्युत धारा आपकी क्या रहती है, स्थिर रहती है। आवृत्ति बढ़ेगी और विद्युत धारा हमारी क्या रहेगी, स्थिर रहेगी।
विद्युत धारा प्रकाश के आयाम के साथ बढ़ने पर फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या रहती है बेटा, स्थिर रहती है। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि फोटो इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो प्रकाश की आवृत्ति के साथ अगर बढ़ रही है तो प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर विद्युत धारा आपकी क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। तो यहाँ पर इस केस में हम क्या देखेंगे, हमारा प्रकाश का स्रोत है तो विद्युत धारा अगर हम देखें, अगर हमारी कितनी विद्युत धारा उत्पन्न हो रही थी, I उत्पन्न हो रही थी, तो हमारी विद्युत धारा क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट होगा, I, केवल I करंट ही हमें मिलेगी। चलिए नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन। 1000 किग्रा द्रव्यमान का एक पिंड 6 मीटर पर सेकंड के वेग से 36 दिशा में गति कर रहा है। यदि 200 किग्रा अतिरिक्त द्रव्यमान जोड़ देने पर अंतिम वेग मीटर पर सेकंड में होगा। तो मीटर प्रति सेकंड में आपसे वेग पूछ रहा है। तो बेटा आप हमें दिया है m1 दिया है यहाँ पर आपको 1000 किग्रा और आपको जो वेग दिया है इसका यानी कि v1 जो दिया है वो आपको दिया है 6 मीटर पर सेकंड, वेग से 36 दिशा में गति कर रहा है। यदि 200 किग्रा अतिरिक्त द्रव्यमान जोड़ दिया जाए, पहले तो 1000 किग्रा था, 200 और जोड़ दिया यानी कि m2 हमारा क्या हो गया बेटा, 1000 प्लस 200 1200 kg, 200 किग्रा जोड़ दिया जाए तो अतिरिक्त द्रव्यमान जोड़ देने पर अंतिम वेग मीटर पर सेकंड में होगा। यानी कि हमसे v2 बेटा वो पूछ रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या आपका संवेग संरक्षण है m1 v1 इज इक्वल टू बेटा m2 v2। वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे m1 हमें दिया है 1000, v1 दिया है बेटा 6, m2 बेटा हमें दिया है यहाँ पर 1200 और v2 हमें निकालना है। तो v2 इज इक्वल टू बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6000 बटे 1200। तो बेटा 12 पंचे 60 यानी कि 5 आ जाएगा v2, 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन नंबर बेटा 4 हमारा सही आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा R प्रतिरोध तथा L लंबाई के एक तार को 5 बराबर भागों में काटा गया। यदि इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो परिणामी प्रतिरोध होगा। तो बेटा वो बोल रहा है कि हमारे पास L लंबाई का कोई तार है और इस तार का जो प्रतिरोध है बेटा वो है R। इसको हमने क्या कर दिया है, 5 बराबर भागों में काट दिया है। तो 5 बराबर भागों में काटा तो अगर पूरा R था तो हमारा यहाँ पे सबका जो प्रतिरोध है वो क्या हो गया, हर पार्ट का प्रतिरोध हो गया R/5। हर पार्ट का प्रतिरोध हो गया हमारे पास R/5। अब वो बोल रहा है कि जो हमने 5 भागों में काट दिया, अब उन भागों को क्या कर दिया गया है, समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। कैसे जोड़ दिया गया है, समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है, यानी कि इस तरह से हम बना सकते हैं। इस तरह से कुछ है बेटा। तो यहाँ पर सभी का प्रतिरोध क्या है, R/5, 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 R/5। सभी को हमने क्या कर दिया बेटा, समांतर क्रम में जोड़ दिया है। तो वो बोल रहा है परिणामी प्रतिरोध होगा। तो परिणामी प्रतिरोध यानी कि R इक्विवेलेंट, अब चूंकि समांतर क्रम में है तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5। ठीक है, 5 है तो हमने क्या किया, इनको सॉल्व कर रहे हैं। तो अब 5 क्या है, पलट के ऊपर जाएगा तो 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R। तो बेटा हमारा यहाँ पर आ गया, सॉल्व करेंगे तो 25/R इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट क्या हो गया बेटा, R इक्विवेलेंट हो गया आपका R/25। तो हमारा R इक्विवेलेंट आया R/25। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन जो है सही आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1/25R या R/25। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है बेटा, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारा 30। एक्स दिशा में संचलित एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया गया है। तरंग की आवृत्ति है बेटा, आपको एक इक्वेशन दी है और तरंग की आवृत्ति आपसे पूछ रहा है। हमने प्रगामी तरंगें पढ़ी हैं। प्रगामी तरंगों का जो हमारा प्रोग्रेसिव वेव और जो हमारा ट्रांसवर्स वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव का जो हमने
आपकी अनुप्रस्थ तरंगें जो होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगों का जो हमने समीकरण पढ़ रखा है बेटा, वो हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर, हमने पढ़ा है यहाँ पर y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये होता है कुछ, ठीक है। तो अगर हम इस समीकरण से इस समीकरण की क्या करें, तुलना करें, तो हमारा ओमेगा किसके बराबर है बेटा, 1.5 इंटू 10⁻7 के। तो ओमेगा बेटा बराबर है 1.5 इंटू 10⁻7 के। तो ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2πn बराबर 1.5 इंटू 10⁻7। हमसे आवृत्ति पूछ रहा है तो n की वैल्यू हम क्या है निकाल लेंगे, 1.5 इंटू 10⁻7 बटे यहाँ पे आया बेटा 2π, ये आई हमारी आवृत्ति हर्ट्ज में। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन जो है बेटा सही है, ऑप्शन नंबर बच्चा हमारा यहाँ पर जो है सेकंड बिल्कुल सही है, 1.5 इंटू 10⁻7 अपॉन 2π हर्ट्ज, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 31 है कि बोहर परमाणु के इलेक्ट्रॉन की तीसरी स्थायी कक्षा की त्रिज्या r है, चौथी स्थायी कक्षा की त्रिज्या होगी। तो तीसरी स्थायी कक्षा की बेटा बोल रहा है और चौथी की पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं हमारा जो फार्मूला होता है वो फार्मूला क्या होता है बेटा, r इज इक्वल टू NH अपॉन 2π का स्क्वायर अपॉन KM का स्क्वायर Z, या हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर KME स्क्वायर Z, ये हमारा फॉर्मूला है R का, ठीक है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि बेटा R जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, N स्क्वायर के। R हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N स्क्वायर के, और वो बोल रहा है चौथी स्थायी कक्षा की हमें त्रिज्या होगी और तीसरी स्थायी कक्षा की त्रिज्या उसने हमको R दी है। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इससे हम लोग देखें तो हम निकाल सकते हैं R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर R1 अपॉन R2, R1 हम लोग ले रहे हैं तीसरी स्थायी कक्षा के लिए, या फिर हम कंफ्यूज ना हो तो हम इसको R3 लिख दे रहे हैं, इसको R4 लिख दे रहे हैं चौथी स्थायी कक्षा के लिए। तो तीसरी स्थायी कक्षा के लिए आपकी त्रिज्या R दी है तो R3 की जगह R पुट करेंगे। R4 बेटा हमें निकालना है। N1 जो है हमारी क्या है, जो तीसरी कक्षा है तो 3 और चौथी कक्षा है तो 4 का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे आया R अपॉन R4 इज इक्वल टू 9/16। तो आपका R4 की वैल्यू बेटा आ गई 16/9R। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बच्चा सही आ रहा है, 16/9R। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है, करेक्ट है, 16/9R। चलिए ठीक है आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। एक आयताकार पाश की लंबाई 2.5 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर है। इसे एक चुंबकीय क्षेत्र में 60 डिग्री के कोण पर रखा गया है जिसकी तीव्रता 4 टेस्ला है। इस पाश को 10 सेकंड में इस क्षेत्र से हटा दिया जाता है। उस पाश को क्या कर रहे हैं, 10 सेकंड के लिए क्षेत्र से हटा करके बाहर रख रहे हैं। इस समय के दौरान पाश में उत्पन्न औसत विद्युत वाहक बल या EMF है। तो आपसे EMF की वैल्यू या विद्युत वाहक बल की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि हमसे E पूछ रहा है। और E बेटा क्या होता है हमारा, माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा T होता है। तो T तो है हमारे पास लेकिन फाई नहीं है, तो फाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फाई इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, BA cos थीटा होता है, ठीक है। तो बेटा हमें चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर दे रहा है, क्या दे रहा है, 4 टेस्ला। तो B की जगह हम लोग 4 रख देंगे। एरिया आपको लोग नहीं दे रहा है, लेकिन वो हमें क्या दे रहा है, एक आयताकार पाश दे रहा है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। उसने हमें लंबाई बेटा 2.5 दी हुई है और चौड़ाई बेटा उसने हमको क्या दी हुई है, 2 मीटर दी हुई है। तो A की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.5 इंटू 2 लिख सकते हैं। और एंगल बेटा वो हमें क्या दे रहा है, एंगल वो हमें 60 डिग्री दे रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, इंटू कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। तो आया हमारे पास यहाँ पर 4 इंटू 2.5 इंटू 2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू हाफ से हाफ हमारा कट गया। यहाँ पे आया हमारे पास 10। तो फाई इज इक्वल टू बेटा हमारी फाई की वैल्यू आई 10, ठीक है। तो जब हमारी वैल्यू आई यहाँ पर 10, तो अब हमें निकालना है विद्युत वाहक बल। फाई आ गया है हमारे पास,
तो E इज इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा फाई, यानी कि माइनस हमारे पहले क्या था हमारा फाई 0 माइनस 10 अपॉन हमारा है डेल्टा टी हमें दिया है बेटा यहाँ पे 10, तो आया यहाँ पर हमारा 10 अपॉन 10 यानी कि 1। E इज इक्वल टू क्या है बेटा हमारे पास 1 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बेटा हमारा थर्ड जो है वो करेक्ट है 1 वोल्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारा 33 नंबर क्वेश्चन। 0.08 किग्रा वायु स्थिर आयतन पर 5 डिग्री तक गर्म की गई है। ठीक है, स्थिर आयतन पर वायु की विशिष्ट ऊष्मा आपको दी गई है, लेकिन विशिष्ट ऊष्मा जो है आपको किलो कैलोरी प्रति किग्रा डिग्री सेल्सियस में दी गई है, और आपको जो है जूल पर कैलोरी का जो मान दिया गया है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन लगभग है, आंसर भी आपको जूल में दिया गया है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको जूल में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो पहले जूल में चेंज करेंगे। विशिष्ट ऊष्मा आपकी यानी कि CV आपका है 0.17 किलो कैलोरी पर kg डिग्री सेल्सियस। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.17 किलो कैलोरी है, तो यानी कि 10 टू दी पावर 3, और बेटा हमें जूल में चेंज करना है तो 4.18 का और मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो CV की जो फाइनल वैल्यू आएगी बेटा सॉल्व करने पर, वो आएगी हमारी 710.6 समथिंग बेटा हमारे पास CV की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो CV की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी जूल पर kg डिग्री सेल्सियस। ये हमारी CV की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है बेटा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन यानी कि डेल्टा U इज इक्वल टू होता है NCV डेल्टा T। तो NCV डेल्टा T है बेटा हमारे पास यहाँ पर MCV डेल्टा T। तो M की वैल्यू 0.08 दी है, CV की वैल्यू बेटा हमने निकाल ली है 710.6, और डेल्टा T बेटा हमको दिया है यहाँ पर 5। तो बेटा जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आती है यहाँ पर 284 जूल। तो हमारा बेटा आंसर जो है ऑप्शन हमारा कौन सा सही आएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट है 284 जूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 बेटा, रेलगाड़ी 1.5 मीटर की दूरी पर स्थित पटरियों पर 12 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रही है। तो बेटा उसने आपको जो x है या दूरी है वो उसने आपको दी है बेटा यहाँ पे 1.5 मीटर। कितने वेलोसिटी से या कितने वेग से गति कर रही है बेटा, कितनी चाल से गति कर रही है? वो 12 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रही है। 400 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय मोड़ को पार करने के लिए, यानी कि R जो उसने आपको दिया है वो दिया है 400 मीटर। रेल की बाहरी पटरी अंदर वाली पटरी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो कितनी ऊंचाई पर स्थित है H आपसे वो पूछ रहा है। यानी कि जो आपकी बेटा जो ये x की वैल्यू दी है उसने क्या दी है 1.5 मीटर दी है, और कितनी ऊंचाई पर स्थित है हमने माना h ऊंचाई पर स्थित है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमारा क्या है? थीटा है। ठीक है, तो बेटा हम जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होता है v²/rg। ठीक है, तो v²/rg होता है आपका। तो tan थीटा को हम लोग क्या ले सकते हैं? लंब बटे आधार, यानी कि h/1.5। v की वैल्यू बेटा हमें दी है यहाँ 12 का स्क्वायर हो जाएगा, r की वैल्यू दी है हमें 400, और बेटा हमें जो है x की वैल्यू दी, g की वैल्यू जो दी है उसने हमें दी है 10। तो यहाँ पे 10 हो गया, सॉल्व करो तो 144/400 इंटू 10। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये किससे जाएगा हमारा? 4 से करते हैं तो 4 × 12 और 4 × 24, और ये हमारा जाएगा 10 टाइम। तो ये हमारा यहाँ पर आया बेटा, इसको जब सॉल्व करेंगे h/1.5 बराबर आया आपका 36/1000। ठीक है, तो h इज इक्वल टू आया आपका 36 इंटू 1.5/1000। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं
36 इंटू 1.5 इंटू आपका 10⁻³ मल्टीप्लाई करें हम लोग, 36 इंटू 1.5 होगा 540 और पॉइंट लगाया तो 10⁻54.0 आपका 10⁻³ आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये मीटर में आ रहा है, जब इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो हमारा आएगा 5.4 सेंटीमीटर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन जो है बेटा सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा 2 क्या है वो करेक्ट है, 5.4 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर बेटा क्वेश्चन, L लंबाई व R त्रिज्या वाला कोई तार अपने एक सिरे से दृढ़तापूर्वक बंधा हुआ है। जब तार का दूसरा सिरा बल F द्वारा खींचा जाता है तो इनकी लंबाई में L वृद्धि हो जाती है। समान पदार्थ से बना 2L लंबाई का और 2R त्रिज्या वाला तार इसी प्रकार के 2F बल द्वारा खींचा जाता है। अब लंबाई में वृद्धि होगी। उसने कंडीशंस दी हैं, बोल रहा है कि लंबाई में कितनी वृद्धि होगी। तो बेटा हमारा जो यंग मॉडुलस होता है, जो हमारा यंग प्रत्यास्थता गुणांक y होता है, वो हमारा क्या होता है, F/A प्रतिबल बटे विकृति होता है, यानी कि F/A इंटू L/Δ L। तो डेल्टा L की वैल्यू अगर हम निकालें तो हो जाएगा बेटा F/A इंटू L/Y। तो बेटा F/A इंटू L/Y हुआ आपका। तो ये y जो है बेटा जो हमारा डेल्टा L जो है, डेल्टा L क्या है आपका, उसने दिया है डेल्टा L की वैल्यू लंबाई में वृद्धि L है, तो यानी कि डेल्टा L की वैल्यू उसने L दी है, स्मॉल l F/A L/Y। ये हमारी हुई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट में वो हमें कंडीशन दे रहा है कि लंबाई क्या हो जाए, 2L हो जाए। तो हमारा y इज इक्वल टू आपका है यहाँ पे F/A इंटू L/Δ L होता है। तो फोर्स क्या हो रहा है, बल क्या हो रहा है बेटा, 2F हो जा रहा है। ठीक है, एरिया में हमारा एरिया में जो है वो बोल रहा है, एरिया जो हो रहा है वो क्या हो जा रहा है, त्रिज्या उसकी 2R हो जा रही है। तो त्रिज्या 2R हो जा रही है, तो एरिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तार है तो πr² लिख सकते हैं। तो πr² इंटू डेल्टा L, तो यानी कि 2F, और R आपका क्या हो जा रहा है, त्रिज्या आपकी क्या हो जा रही है, दुगनी हो जा रही है, यानी कि 2R का स्क्वायर। L जो है रहा है आपका 2L हुआ जा रहा है, यानी कि L जो है लंबाई जो है बढ़ के क्या हो जा रही है, दुगनी हो जा रही है, इंटू डेल्टा L इज इक्वल टू Y। तो इसको अगर सॉल्व करें तो डेल्टा L इज इक्वल टू बेटा आया आपका, डेल्टा L आया आपका यहाँ पर 4FL बटे 4πr² इंटू Y। तो 4 से 4 हमारा कट गया बेटा, आया हमारा यहाँ पे FL बटे πr² Y। अगर इधर भी हम देखें, एक ही जगह वैल्यू रख दें, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा FL बटे πr² Y, यानी कि ये जो हमारी क्वांटिटी है वो हमारी किसके बराबर है, ये स्मॉल l के बराबर है, यानी कि डेल्टा L। अब जो लंबाई में आपका जो वृद्धि होगी, यानी कि डेल्टा L जो आया, ये जो एक्सप्रेशन आया वो किसके बराबर है, L के ही बराबर है। तो L के बराबर है, यानी कि डेल्टा L की वैल्यू क्या होगी आपकी, L ही होगी, यानी कि लंबाई में वृद्धि वही होगी जो पहले वाली कंडीशन में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन। किसी कण की समय के साथ स्थिति x बराबर आपकी 5t² - 4t + 5 मीटर द्वारा दी गई है। समय t बराबर 2 सेकेंड पर कण के वेग का परिमाण होगा। तो बेटा उसने x हमको दिया है 5t² - 4t + 5। वो बोल रहा है t बराबर 2 सेकेंड पर हमें कण के वेग का परिमाण चाहिए। तो वेग निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग अवकलन कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो आया हमारे पास यहाँ 10t - 4। अब हमें निकालना है वेग हमें निकालना है बेटा t बराबर 2 सेकेंड पर। t बराबर 2 सेकेंड पे तो इसमें 2 पुट करेंगे, तो 10 × 2 - 4 बराबर आया आपका 20 - 4, यानी कि
16। तो मतलब जो आपका वेग आया, वेग का जो परिमाण आया वो आपका क्या आया 16 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही आया बेटा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है, 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय तल में द्विध्रुव के केंद्र से बहुत दूरी r पर विद्युत क्षेत्र की दूरी के साथ निम्नवत परिवर्तन होगा। तो बेटा हम निरक्षीय तल में बोल रहे हैं, तो निरक्षीय तल में जो हमारा विद्युत क्षेत्र होते हैं वो हमारा E इज इक्वल टू क्या होता है KP अपॉन R क्यूब, यानी कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब। ठीक है, तो दूरी r पर विद्युत क्षेत्र की दूरी के साथ निम्नवत परिवर्तन होगा। कैसा परिवर्तन होगा बेटा, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब। तो बेटा हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट होगा 1/r क्यूब। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 38 है बेटा, दिए गए परिपथ में बैटरी वाली शाखा में प्रवाहित धारा I का मान होगा। तो प्रवाहित धारा I का मान बेटा पूछ रहा है आपसे, यहाँ पर I का मान पूछ रहा है। अगर ध्यान से देखें तो हम देख रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं बेटा, जो आपका डायोड D1 है और जो डायोड D2 है और जो डायोड D3 है, उसमें D1 और D3 बेटा क्या है आपके, D1 और D3 आपके फॉरवर्ड बाइस्ड है या अग्र अभिनत बोलते हैं, और जो D2 है वो आपका क्या है, रिवर्स बाइस्ड है या पश्च अभिनत है। तो D2 आपका रिवर्स बाइस्ड है, तो इसमें करंट क्या होगा बेटा, आपका नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमारा इसको अगर हम सही से बनाएं तो किस तरह से बना सकते हैं, 10 ओम, इधर आपका 10 ओम है, इधर भी आपका 10 ओम है, और नीचे आपका जो है इस तरह से बैटरी लगी हुई है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ये रेजिस्टेंस 10 ओम है, ये हमारा 10 ओम है, ये हमारा 10 वोल्ट है, और ये हमारा 10 ओम है। तो बेटा अगर हम इसको भी अगर हम सॉल्व करें, अगर इस सर्किट को भी हम सिंप्लीफाई करें तो हमारा क्या आएगा, दो जो हमारे प्रतिरोध हैं वो क्या है, सीरीज़ में है, और एक क्या है पैरेलल में है। तो अगर इसको भी हम सॉल्व करें तो अगर R इक्विवेलेंट निकालें इसमें, तो R इक्विवेलेंट हमारा क्या आएगा 1/20, क्योंकि दो हमारे सीरीज़ में है, 1/20 प्लस 1/10, यानी कि आ जाएगा हमारा 3/20 इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट। तो 1/R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट बेटा आएगा हमारा 20/3 ओम। तो R इक्विवेलेंट 20/3 ओम। अगर इसका भी सिंप्लीफाई अगर सर्किट बनाए तो हमारे पास इस तरह का कुछ सर्किट आएगा, यानी कि ये हमारा क्या है 20/3 ओम रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर जो हमारी बैटरी है, ये जो दिया हुआ है हमें दिया है यहाँ पर 10 वोल्ट। अब हमें क्या निकालना है बेटा, I का मान निकालना है। हमारे पास R भी है और V भी है, I आसानी से आ जाएगा। तो बेटा V इज इक्वल टू होता है आपका IR, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा V/R। V आपको दिया है 10 और R बेटा आया है हमारे पास 20/3, तो हो जाएगा यहाँ पर 10 × 3/20। तो 20 से 0 0 कटा, 3/2 आया, तो 3/2 हो गया हमारा 1.5 एम्पियर। तो 1.5 एम्पियर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है। हमारी करंट है 1.5 एम्पियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट है हमारा ई गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा है। यदि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा E/4 हो जाए तो इसकी डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य होगी। तो बेटा डी ब्रॉगली आपसे तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा h/√2me होता है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब वो बोल रहा है कि गतिज ऊर्जा कितनी हो जा रही है, E/4 हो जा रही है, यानी कि लैम्डा डैश इज इक्वल टू दूसरी इक्वेशन बनाते हैं h/2m। ई की जगह हमारा क्या हो जाएगा, कितनी हो जा रही है, E/4 हो जा रही है। इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों ही इक्वेशन को क्या करते हैं बेटा, डिवाइड कर देते हैं। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो h हमारा कट गया, और बेटा हमारा यहाँ पर इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखे बिना कंफ्यूज हुए तो हमारा यहाँ पर आया 1/√2me अपॉन, यहाँ आया हमारे पास 1/√2me/4। तो ये पलट के ऊपर जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि √2me/4
अपॉन √2me। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, √2me कट जाएगा और 4 अंडर से बाहर आएगा तो आएगा हमारे पास 2। तो आया हमारा लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश की वैल्यू आई बेटा हमारे पास यहाँ पर 1/2। तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 2 लैम्डा। तो ऑप्शन नंबर बेटा हमारा जो है सेकंड जो है वो करेक्ट होगा 2 लैम्डा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट है हमारा 40 नंबर क्वेश्चन। एक रेखीय सरल आवर्त गति में प्रत्यानयन बल विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब आपको 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं और वो बोल रहा है कि उन 4 स्टेटमेंट में जो ऑप्शन दिए हुए हैं कौन कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो राइट हैं। ठीक है, तो बेटा है हमारा एक रेखीय सरल आवर्त गति में प्रत्यानयन बल विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। हाँ बेटा, प्रत्यानयन बल जो है विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है क्योंकि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास क्या होता है, x होता है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो हमारा हो जाएगा कि अनुक्रमानुपाती है। त्वरण एवं विस्थापन विपरीत दिशाओं में होते हैं। त्वरण एवं विस्थापन यानी कि F की जगह ma इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा -x होगा। तो अगर इसको सॉल्व करें तो ma अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो हो जाएगा यहाँ पे -kx। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -k/mx, यानी कि ये क्या है विपरीत दिशा में ही है, माइनस का साइन आ रहा है, यानी कि त्वरण एवं विस्थापन विपरीत दिशाओं में होते हैं, विपरीत दिशा में। ये भी हमारा क्या है स्टेटमेंट राइट है। माध्य स्थिति में वेग सर्वाधिक होता है। माध्य स्थिति में तो मीन पोजीशन पे वेग क्या होता है बेटा सर्वाधिक होता है, y इज इक्वल टू हमारा 0 होता है, ये भी सही है। चरम बिंदु पर त्वरण न्यूनतम होता है, ये स्टेटमेंट बेटा हमारा क्या है गलत है। चरम बिंदु पर त्वरण हमारा न्यूनतम नहीं होता है, अधिकतम होता है। तो स्टेटमेंट डी हमारा क्या है गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, यानी कि हमारा ABC जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा, केवल A, B और C। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, m द्रव्यमान वाले 2 एक समान कण a त्रिज्या के वृत्त पर पारस्परिक गुरुत्वीय आकर्षण के अंतर्गत घूमते हैं। प्रत्येक कण की कोणीय चाल होगी। बेटा प्रत्येक कण की आपसे क्या पूछ रहा है, कोणीय चाल पूछ रहा है। इस तरह का कुछ सिनेरियो है कि बेटा यहाँ पर हमारे पास कोई m द्रव्यमान के यहाँ पे 2 कण हैं, उनके बीच में कोई गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है mm। वो एक वृत्तीय पथ पर क्या है बेटा घूम रहे हैं, वृत्तीय पथ पे घूम रहे हैं, वृत्तीय पथ पे घूम रहे हैं। तो अगर ये जो है आपकी त्रिज्या इसकी क्या है a है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी a होगी, यहाँ से यहाँ तक की भी a, यानी कि दोनों कणों के बीच की जो दूरी हो गई वो क्या हो गई बेटा 2a हो गई। ठीक है, अब वृत्तीय पथ पे घूम रहे हैं तो इसमें जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ या गुरुत्वीय बल के साथ एक सेंटीपिटल फोर्स या अभिकेंद्रीय बल भी लग रहा होगा, यानी कि Fg इज इक्वल टू आपका Fc होना चाहिए। और दोनों कणों के जो द्रव्यमान है वो क्या है सेम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Gm1 m2 अपॉन r² होता है हमारा गुरुत्वीय बल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे Gm² जो कि द्रव्यमान समान है अपॉन r²। Fc क्या हो जाएगा ma ω²। ठीक है, तो m से बेटा एक m कट गया, तो यहाँ पर हमारे पास आया Gm अपॉन a r² इज इक्वल टू ω²। अब r हमारी त्रिज्या है, r की वैल्यू इसमें क्या है, दूरी क्या है दोनों कणों के बीच की 2a है। तो यानी कि Gm अपॉन a तो है ही पहले से, 2a का स्क्वायर यानी कि 4a² इज इक्वल टू ω²। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो आया हमारे पास Gm अपॉन 4a³ अंडर रूट ओमेगा की वैल्यू आई अंडर रूट Gm अपॉन 4a³। तो ऑप्शन नंबर बेटा हमारे पास जो है 4th सही है, Gm अपॉन 4a³। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेटा क्वेश्चन, 600 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाले किसी एकल वर्णीय प्रकाश से a चौड़ाई वाली किसी एकल झिरी को प्रदीप्त किया जाता है। a का वह मान जिसके लिए पहला निम्नलिखित थीटा बराबर 30 डिग्री पर प्राप्त होता है वह है, पहला निम्नलिखित पूछ रहा है। तो बेटा यहाँ पर हम जानते हैं a साइन थीटा इज इक्वल टू आपको बोल रहा है कि एकल वर्णीय प्रकाश है, तो a साइन थीटा इज इक्वल टू आपका लैम्डा।
ठीक है। तो आपसे एक ही वैल्यू वो हम पूछ रहा है और साइन आपको जो एंगल दिया है वो उसने क्या दिया है 30 डिग्री। तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री, लैम्डा की वैल्यू उसने दी है 600 नैनोमीटर, यानी कि 600 इंटू 10 टू द पावर -9। तो A इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 600 इंटू 10 टू द पावर -9 बटे आपका साइन 30। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/2, यानी कि आया हमारे पास 1200 इंटू 10 टू द पावर -9 या 1.2 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -9 या 1.2 इंटू 10 टू द पावर -6 या हम लोग सकते हैं 1.2 माइक्रोमीटर। तो हमारा जो A की वैल्यू आई वो आई हमारी 1.2 माइक्रोमीटर। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा 1.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा क्वेश्चन, किसी कण का समय के साथ स्थिति सदिश निम्नवत आपको दिया गया है, कण पर आरोपित परिणामी बल की दिशा होगी। तो बेटा आपको स्थिति सदिश दिया हुआ है और आपसे बल पूछ रहा है। ठीक है, तो स्थिति सदिश दिया हुआ है, बल के लिए हमारे पास क्या होता है, बल इज इक्वल टू होता है आपका द्रव्यमान इंटू आपका होता है त्वरण। तो त्वरण हमारे पास नहीं है, तो त्वरण कैसे निकाल सकते हैं, स्थिति से हम लोग त्वरण निकाल सकते हैं। तो R इज इक्वल टू बेटा आपके पास है यहाँ पे 10ti प्लस 15t² J प्लस 7k। तो dr/dt बेटा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 10i प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 30tj और प्लस ये आपका हो जाएगा 0। अगर हम d2r/dt² निकाले तो यही हमारा, ये तो हमारा वेग मिला, हमारा त्वरण d2r/ इसी को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं तो आया हमारे पास, ये तो 0 हो गया 10i प्लस आया हमारे पास यहाँ पे 30j। तो त्वरण की वैल्यू जो आई A बराबर आई हमारी 30j। अब हमें क्या निकालना है बेटा, वो आरोपित परिणामी बल की दिशा पूछ रहा है। तो F इज इक्वल टू आपका क्या होता है ma होता है। m बेटा हमें यहाँ पे गिवन नहीं है और A की वैल्यू है बेटा यहाँ पे 30j, यानी कि 30mj। और J क्या बता रहा है बेटा, J हमारा क्या बता रहा है, y डायरेक्शन बता रहा है, y अक्ष बता रहा है J। तो हमारा जो उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, धनात्मक y अक्ष, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन नहीं आ रहा है तो धनात्मक y अक्ष में ही चलेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे बेटा क्वेश्चन 44, पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर या पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई से एक पिंड छोड़ा जाता है। हमारे पास यहाँ पर ये पृथ्वी है, इसकी त्रिज्या बेटा r है, इसी के बराबर ऊंचाई, यानी कि ये भी ऊंचाई r है, यहाँ पे हमारे पास कोई पिंड है, इस ऊंचाई से पिंड जो है हमारा छोड़ा जा रहा है। पृथ्वी के तल से टकराने पर पिंड का वेग होगा। तो पिंड का वेग बोल रहा है बेटा जब उससे टकराते हैं। तो बेटा हमारा जो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का जो नियम होता है, या यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण में हमारा क्या होता है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा इनिशियल में, प्रारंभ में बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आपकी फाइनल में। ठीक है, तो पहले तो हमारा कण यहाँ पे था, पहले हमारा कोई भी पिंड यहाँ पे था, उस समय उसके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, वो मोशन में नहीं था, तो हमारे पास यहाँ पे हो गया 0। और पोटेंशियल एनर्जी उस समय उसके पास क्या थी बेटा, -Gm/r। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी उसके पास उस समय ये थी। अब काइनेटिक एनर्जी जब उसको छोड़ दिया जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी बेटा, 12mv²। और पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा एक चीज़ और, जब ऊपर से छोड़ा जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में ये हमारा क्या है, इतनी दूरी r है, ये भी r है, तो हमारी जो यहाँ पे दूरी आएगी वो हमारी क्या होगी, 2r होगी। ठीक है, और जब हमारा क्या है, जब फाइनल हम पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या है, Gmm/r। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हमारा यहाँ पे हो गया -Gmm/2r इज इक्वल टू 12mv² -Gmm/r
आर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। बेटा यहाँ पे माइनस साइन पहले से था, इसमें जो है पॉजिटिव था तो ये माइनस ही रहेगा। इस तरफ आया ये, जब इस तरफ आया तो हमारे पास हो गया जी एम एम अपॉन आर माइनस जी एम एम अपॉन 2r इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो बेटा जब इन दोनों को टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो आया हमारे पास जी एम एम अपॉन 2r इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो m से m कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो जी एम अपॉन आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट जी एम अपॉन आर, और अंडर रूट जी एम अपॉन आर को हम लोग क्या लिखते हैं, अंडर रूट जी आर। तो हमारा ऑप्शन जो है वो कौन सा सही आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है, अंडर रूट जी आर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 45। एक्स वाई तल में एक सदिश वाई अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। सदिश के वाई घटक का परिमाण जो है वो 2√3 है। सदिश के एक्स घटक का परिमाण होगा, यानी कि आपको ए वाई जो दे रहा है बेटा वो आपको दे रहा है 2√3 और आपसे ए एक्स पूछ रहा है। ठीक है, तो वो कितना एंगल बना रहा है बेटा, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस आपका आया 30 डिग्री। ए वाई की वैल्यू है 2√3 ए कॉस 30 डिग्री। तो बेटा यहाँ पर ए की वैल्यू हमारी निकल जाएगी, ए की वैल्यू आई हमारी यहाँ पर 2√3 और cos 30 बेटा हमारा होता है यहाँ पे √3/2, यानी कि आया हमारे पास 4 और √3 कट गया, तो ए की वैल्यू आई हमारे पास बेटा 4। अब हमें क्या निकालना है, हमें ए एक्स निकालना है, सदिश एक्स घटक निकालना है, यानी कि ए एक्स निकालना है। तो ए एक्स बराबर आपका होगा ए साइन थीटा। तो ए की वैल्यू है 4 और साइन एंगल है हमारे पास यहाँ 30 डिग्री, यानी कि 4 × 1/2। तो ए एक्स जो आया बेटा हमारे पास क्या आया 2। तो ऑप्शन नंबर बेटा 2 हमारा करेक्ट होगा, ए वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा यहाँ पे कि पानी में उत्पन्न तरंग की चाल v इज इक्वल टू लैम्डा की पावर a, g की पावर b और रो की पावर c द्वारा दी गई है, जहां लैम्डा g और रो क्रमशः तरंग की तरंग दैर्घ्य, गुरुत्वीय त्वरण, पानी का घनत्व है। a b एवं c का मान क्रमशः है, a b और c का मान वो आपसे पूछ रहा है। तो बेटा यहाँ पे आपको पहले से दिया हुआ है इक्वेशन v इज इक्वल टू लैम्डा a, g की पावर b और रो की पावर आपको c दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इनका क्या करेंगे, जो भी इनकी विमाएं होती हैं वो हम इसमें पुट करेंगे। v क्या है हमारा, वेग है, तो वेग की विमा बेटा होती है L_t-1। लैम्डा जो है उसकी विमा होती है L। g जो है वो हमारा गुरुत्वीय त्वरण L_t-2 की पावर b, और जो रो है वो हमारा घनत्व है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि m_L-3 की पावर c। अब यहाँ पे L है, L के ऊपर पावर a है, यहाँ L के ऊपर पावर b और यहाँ L के ऊपर पावर क्या है -3c है। ठीक है, अब t पे चलते हैं। यहाँ t के ऊपर पावर आपकी क्या है, t के ऊपर पावर -2b है, बाकी किसी के पास t यहाँ पर नहीं है। m की तरफ चलते हैं तो यहाँ m के ऊपर पावर c है, बाकी किसी के पास m नहीं है, और यहाँ पे है हमारे L1t-1। अब क्या करेंगे बेटा, हम लोग तुलना करेंगे। तो a + b -3c बराबर किसके है, अगर L से देखें 1 के, इक्वेशन नंबर 1 है। -2b किसके बराबर है, -1 के है, तो यहाँ से इसको काटे तो b इज इक्वल टू क्या आया बेटा हमारा 1/2 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है m की पावर c। m की पावर c है, तो यानी कि c को अगर हम देखें तुलना करें तो यहाँ पे तो m है नहीं, यानी कि c की वैल्यू हमारी क्या है 0 है, तो b की वैल्यू हाफ है, c की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू हमको निकालनी है। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट कर दें तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो a + b की वैल्यू है हाफ और c की वैल्यू है माइनस होगा 0 इज इक्वल टू 1। तो a इज इक्वल टू हो गया 1 - हाफ, यानी कि हाफ। तो a की वैल्यू आई हाफ, b की वैल्यू आई हाफ और c की वैल्यू आई 0। तो हमारा जो ऑप्शन है कौन सा राइट होना चाहिए, हाफ 0 आ रहा है आंसर।
तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा, हाफ, हाफ और 0। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एक ऊष्मागतिक निकाय को चक्रीय प्रक्रम से गुजारा जाता है। प्रक्रम में किया गया कुल कार्य है, हमें कार्य निकालना है। ठीक है, तो बेटा कार्य क्या होगा, जो इसका क्षेत्रफल होगा कार्य उसके बराबर होगा। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ आधार बटे लंब। तो बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ आधार क्या है, आधार में हमारा यहाँ पर क्या होगा 4 - 2। ठीक है, और यहाँ पे देखें लंबाई में देखें तो लंबाई में हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है अंतर, 400 - 100। तो आया यहाँ पर हमारे पास 1/2 × 2 × 300। तो 2 से 2 हमारा कट गया, आया हमारे पास W 300 जूल। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ बेटा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है, 300 जूल। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर नीचे 2 कथन दिए गए, श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध संयोजन में लगे न्यूनतम प्रतिरोध से छोटा होता है। और दूसरा कथन दिया गया है बेटा हमको, पदार्थ की जो प्रतिरोधकता तापमान पर निर्भर नहीं करती है। तो बेटा अगर हम पहला स्टेटमेंट देखें तो पहले स्टेटमेंट में श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध संयोजन में लगे न्यूनतम प्रतिरोधों से छोटा होता है, तो बिल्कुल गलत बात है। तो हमारा जो कथन एक जो है वो गलत है। और दूसरा है पदार्थ की प्रतिरोधकता तापमान पर निर्भर नहीं करती है, तो बेटा ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है, गलत है, वो तापमान पर निर्भर करती है। तो बेटा हमारा ऑप्शन नंबर जो है 2 जो है हमारा करेक्ट होगा। कथन 1 तथा कथन 2 दोनों असत्य हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 49 है कि एक जार में हाइड्रोजन एवं आर्गन गैसें भरी हैं जिनके द्रव्यमानों का अनुपात 2:1 है। मिश्रण का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। दोनों गैसों के प्रति अणु की औसत गतिज ऊर्जा का अनुपात जो है वो K ऑर्गन बटे K हाइड्रोजन है। दिया गया है आपको ऑर्गन का परमाणु भार जो है 39.9 है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले कि हम यहाँ देख रहे हैं कि आपको दे रहा है प्रति अणु की औसत गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो बेटा अगर हम हाइड्रोजन के लिए देखें औसत गतिज ऊर्जा, तो हाइड्रोजन जो है हमारा H2 की जो है औसत गतिज ऊर्जा बेटा क्या हो जाएगी आपकी, काइनेटिक एनर्जी आपकी हाइड्रोजन के लिए क्या होगी 5/2 kT। ठीक है, और ऐसे ही हम लोग ऑर्गन के लिए देखें तो ऑर्गन के लिए बेटा हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्गन के लिए काइनेटिक एनर्जी AR, ये हमारी एक परमाणु गैस है द्विपरमाणु, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2 kT। तो अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को क्या करेंगे बेटा हम डिवाइड कर देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1/2 कटा और यहाँ पर kT कटा, तो हमारे आया काइनेटिक एनर्जी फॉर हाइड्रोजन के लिए और गतिज ऊर्जा जो है आपकी ऑर्गन के लिए क्या अनुपात आया बेटा आपका यहाँ पे 5/3। और इसी का उल्टा कर दो, उसने हमसे ऑर्गन और हाइड्रोजन का पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑर्गन बटे काइनेटिक एनर्जी आपकी हाइड्रोजन, तो आपका हो जाएगा 3/5। तो हमारा कौन सा ऑप्शन जो है बेटा करेक्ट मिला हमको, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट है, 3:5। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा बेटा यहाँ पे क्वेश्चन है, एक 12 वोल्ट वाली बैटरी को 6 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली से एक कुंजी द्वारा जोड़ा जाता है जिससे परिपथ में नियत धारा प्रवाहित होती है। 1 मिलीसेकंड समय में कुंजी को खोल दिया जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 20 वोल्ट है। कुंडली का प्रेरकत्व होगा। बेटा L आपसे पूछ रहा है और E आपको दे रहा है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E और L में क्या रिलेशन होता है, -L डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। तो बेटा हमें L निकालना है, E हमें दे रहा है, हमें डेल्टा I पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि हमें T भी दिया हुआ है। तो I इनिशियल अगर निकालें, तो I अगर इनिशियल वाला हम निकालें तो I इज इक्वल टू क्या होता है V/R। V आपको क्या दिया है 12 और R आपको दिया है 6, तो यहाँ पर हो गया आपका हो गया यहाँ पर 2 एम्पियर। ठीक है, और अगर फाइनल I निकालें, I फाइनल देखें तो फाइनल I हमारा क्या है बेटा, यहाँ पर कुंजी द्वारा जोड़ा जाता है जिससे परिपथ में नियत धारा प्रवाहित होती है।
कुंजी को खोल दिया जाता है। तो जब कुंजी को खोल रहे हैं तो आई हमारा क्या हो गया, 0 होगा। आई फाइनल हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब क्या है हमारे पास, आई इनिशियल आ गया, आई फाइनल आ गया, तो हमें यहाँ पर डेल्टा आई निकालना होगा। हमें डेल्टा आई चाहिए, तो डेल्टा आई के लिए क्या हो जाएगा, आई फाइनल माइनस आई इनिशियल। तो आई फाइनल बेटा है हमारे पास 0 और आई इनिशियल है हमारे पास 2। तो हमारे पास आई जो आया वो आया हमारे पास -2 एम्पियर। तो अब हम फॉर्मूले में रख देते हैं। तो E = है -L डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। तो E है हमारे पास बेटा यहाँ पर E जो हमें दिया है वो 20 वोल्ट दिया हुआ है। L हमें यहाँ पर निकालना है। डेल्टा आई की वैल्यू -2 है और T की वैल्यू बेटा यहाँ पर 1 मिलीसेकंड है, यानी कि 1 × 10⁻³ आपका -3। तो अब इसे सॉल्व करते हैं तो L की वैल्यू निकालते हैं। तो L = यहाँ से एक तो माइनस माइनस हमारा कैंसिल, यानी कि प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो L = हो जाएगा हमारे पास 20 × 1 × 10⁻³ तो ये कटा हमारा आया यहाँ पे 10 और 10 × 10⁻³ ये हमारे पास आया यहाँ पे 1 × 10⁻² या 0.01 क्या है हमारे पास, मिली हेनरी। ठीक है, तो 0.01 मिली हेनरी हमारा आंसर आ रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा, हमारा बेटा ये हेनरी में आंसर आ रहा है, मिली हेनरी में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर मिली सेकेंड को चेंज कर दिया था। हमारा हेनरी में आ रहा है 0.01। तो अगर हम लोग मिली हेनरी में निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 मिली हेनरी। तो हमारा ऑप्शन जो है बेटा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा, 10 मिली हेनरी। ठीक है, आशा है कि बेटा आप सभी को डिस्कशन जो है अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। और आप और अच्छा टेस्ट कीजिए और अच्छे प्रयास कीजिए ताकि आपका टेस्ट और भी अच्छा हो सके। तो ठीक है, इसी के साथ हम जो है आज का डिस्कशन यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट डिस्कशन में मिलेंगे। थैंक यू बच्चे।